नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया फिर से जेल पहुंच गए हैं। कोर्ट ने उन्हें पत्नी से मिलने के लिए समय दिया था, लेकिन पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने के चलते सिसोदिया को मिलने का मौका नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने का समय दिया था। इस दौरान शनिवार को दिल्ली पुलिस सिसोदिया को तिहाड़ जेल से लेकर उनके घर पहुंची, लेकिन मनीष सिसोदिया पत्नी से नहीं मिल सके क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही तबीयत बिगड़ने के चलते सीमा सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि अदालत ने इस छूट के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनका पालन मनीष सिसोदिया को करना होगा। अदालत ने कहा कि इस दौरान सिसोदिया मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। सिसोदिया की कानूनी टीम ने भी उनकी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत याचिका दायर करने की मांग की थी। अंतरिम जमानत 6 सप्ताह की जमानत देने की अदालत के निर्देश की मांग कर रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया एक बार फिर से तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। सीधे तौर पर उनको समय दिया गया था उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल पाए हैं और उसके बाद एक बार फिर से उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कल शाम उन्हें दिल्ली पुलिस जो है वो तिहाड़ जेल लेकर पहुंची। कोर्ट ने उन्हें पत्नी से मिलने का समय दिया था क्योंकि सीमा सिसोदिया लंबे समय से बीमार चल रही हैं और इसी वजह से उनको ये जमानत दी गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने के लिए समय दिया गया था, बावजूद उसके मुलाकात नहीं हो पाई है, जिसके बाद एक बार फिर से उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को समय दिया गया था शनिवार को मिलने के लिए, यानी कि उनकी जो बीमार पत्नी थी उनके मिलने के लिए। मगर जब शनिवार को वो अपने घर पहुंचे तो दिल्ली पुलिस उनके साथ थी और दिल्ली पुलिस के साथ साथ वो जैसे अपने घर पहुंचे तो उनको पता लगा कि उनकी जो वाइफ है वो पहले ही अस्पताल के अंदर एडमिट हो चुकी है। उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। मगर यहाँ पर बात करें कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि मनीष सिसोदिया को वो अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते और खास तौर पर मीडिया से संपर्क नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जो प्रक्रिया थी वो अपनाई गई, मगर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को ही निराश होकर अपने तिहाड़ जेल में वापस लौटना पड़ा और अब उनकी तरफ से 6 हफ्ते की जो जमानत याचिका है वो दोबारा से लगाई गई है और अब देखना होगा क्या कोर्ट की तरफ से उनको 6 हफ्ते की जो जमानत याचिका है वो मंजूर हो पाती है, क्योंकि पहले भी कहीं ना कहीं जितनी बार भी उनकी तरफ से जमानत याचिका लगाई गई है वो बार बार कहीं ना कहीं खारिज होती नजर आई। यहाँ पर बात करें सीबीआई और ईडी की, दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के ऊपर कस्टडी जो है वो कसी हुई है। मगर अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को क्या जमानत मिल पाएगी, क्योंकि अभी तक जो उनकी बीमार पत्नी की जो स्थिति है उसकी रिपोर्ट जो है वो अस्पताल की तरफ से कोर्ट में जमा करने की बात की गई है। अब देखना होगा कि अस्पताल के अंदर जो उनकी रिपोर्ट है अस्पताल की वो किस तरीके से कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी और उसके लिए क्या मनीष सिसोदिया को दोबारा से जमानत मिल पाएगी, ये जरूर सुनिश्चित करना होगा। जी, जिस तरीके से सिसोदिया को एक बार फिर से तिहाड़ भेज दिया गया है, उसके बाद क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का और उनके वकीलों का? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ भी नहीं किया है, कोई आरोप उन पर नहीं है, बावजूद उसके उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के जब से उप मुख्यमंत्री की बात करें मनीष सिसोदिया की, तो वो जब से दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है तब से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है ईडी और सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं है, झूठे आरोपों के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। मगर अब यहाँ पर जिस तरीके से लगातार सीबीआई और ईडी जो है वो अपनी तरफ से पेश कोर्ट के अंदर दलील देती नजर आती है कि लगातार ये कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने सबूतों को नष्ट किया गया, मोबाइल फोन जो है वो उन्होंने तोड़े गए थे, उनके द्वारा उनको नष्ट किया गया था और यहाँ तक कि कुछ मोबाइलों की तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के द्वारा सहमति भी जारी की गई है कि हाँ उन्होंने कुछ मोबाइलों को नष्ट किया था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो वाइफ है वो बीमार चल रही है, उसका हवाला देकर भी कहीं ना कहीं जमानत जो है वो मांगी गई थी, मगर कुछ समय के लिए जरूर कुछ घंटों के लिए जरूर जमानत दी गई थी। मगर आज जिस तरीके से मनीष सिसोदिया शनिवार को अपनी वाइफ से नहीं मिल पाया तो कोर्ट के अंदर
फिर दोबारा से कहीं ना कहीं दलील दी गई है। और यहाँ तक कि जो मनीष सिसोदिया की वाइफ की जो तबीयत है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर पेश करनी होगी। और हाई कोर्ट ही अब इसके अंदर जैसे कदम उठाएगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देनी है या नहीं देनी है। मगर मनीष सिसोदिया की बड़ी वकील की तरफ से 6 हफ्ते की मोहलत जरूर मांगी गई है। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की वाइफ की तबियत को लेकर लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही है कि उनके वाइफ की तबियत खराब है, उनका बेटा जो उनके इंडिया के अंदर नहीं है, इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो लगाए गए हैं। मगर यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी सबूत नहीं है ईडी और सीबीआई के पास, फिर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर ही जांच एजेंसियां जो है वो झूठे आरोपों के अंदर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर बैठी हुई है। जी राजीव, जिस तरीके से सिसोदिया को एक बार फिर से तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है, सीमा सिसोदिया से मिलने का समय उनको नहीं दिया गया है, माफ कीजिएगा, मिलने का समय दिया गया था लेकिन वो मिल नहीं पाए हैं। क्या ऐसे में दोबारा उनके वकील जो हैं वो कौन से मिलने का समय मांग सकते हैं? देखिए, उनके वकीलों की तरफ से दोबारा से 6 हफ्ते का समय मांगा गया, क्योंकि जिस तरीके से कुछ घंटों की जो मोहलत जरूर दी गई थी, मगर वो कुछ घंटों के अंदर जैसे ही वो घर पहुंचे उनसे कहीं ना कहीं जो सीमा उनकी जो पत्नी है वो नहीं मिल पाई, क्योंकि उसकी उनसे पहले ही उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी और उनको दिल्ली के LNJP अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया था, जहाँ पर भी अस्पताल के अंदर भी वो नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो है वो निराश होकर दोबारा से दिल्ली के तिहाड़ जेल में पहुंचे। मगर यहाँ पर वो मनीष सिसोदिया की जो वकील है उनकी तरफ से दोबारा से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के अंदर दलील दी गई है और यहाँ तक की याचिका लगाई गई है, अंतिम जमानत की याचिका मांगी गई है, उसके अंदर भी 6 हफ्ते का समय मांगा गया। मगर अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठता नजर आया है। और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से यानी हाई कोर्ट की तरफ से जो मनीष सिसोदिया की वाइफ है उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, अगर वो पेश करने के बाद कोर्ट को लगता है कि हाँ मनीष सिसोदिया को कुछ समय और देना चाहिए, यहाँ तक कि 6 हफ्ते का जो समय मांगा गया अगर वो देना चाहिए, अगर उनको लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट सही है तो उसके आधार पर ही शायद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है। मगर अगर उनको कोर्ट को ये लगता है कि मनीष सिसोदिया की जो वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ दिक्कतें हैं या फिर कोई कहते जो कोई इतनी हालत खराब नहीं है, तो शायद मनीष सिसोदिया को दोबारा से जमानत नहीं मिल सकती। मगर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के वकील जो है तो लगातार कहीं ना कहीं दोबारा से प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत उपलब्धता बढ़ाने के लिए योगी सरकार निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को जल्द पूर्ण कर उत्पादन शुरू करने का प्रयास कर रही है। इसी प्रयास में सरकार ने प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के निर्माणाधीन ओबरा परियोजना के तहत 30 जून तक 660 मेगावाट की एक इकाई का उत्पादन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार का मानना है कि सितंबर तक प्रदेश में विद्युत की जबरदस्त मांग रहेगी। ऐसी स्थिति में 660 मेगावाट की एक यूनिट के उत्पादन से प्रदेश की विद्युत आपूर्ति को बड़ा लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि ओबरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर है। वाराणसी से 125 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर स्थित ये बिजली संयंत्र भारत की पहली 200 मेगावाट इकाई होने का गौरव रखती है। यहाँ 13 इकाइयां हैं और सभी कोयले से चलती हैं। 200 मेगावाट की अंतिम इकाई 1982 में शुरू हुई थी। इसका उत्पादन क्षमता 1288 मेगावाट है और यहाँ 333 मेगावाट का जल विद्युत का प्लांट भी है, जो ताप विद्युत गृह को चार्ज करने में मदद करता है। वर्तमान में 660 मेगावाट की 2 इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इसके प्रारंभ होने से 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रदेश को प्राप्त होगा, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता ऋषभ गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, जिस तरीके से 2 विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उन पे जल्द उत्पादन कार्य शुरू करने का प्रयास योगी सरकार कर रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान जी, आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार योगी सरकार जो है काम कर रही है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा को देखते हुए लगातार ओबरा परियोजना स्थल का दौरा भी कर रहे हैं। परियोजनाओं के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। उन्होंने ओबरा
तापी परियोजना की निर्माणाधीन 28,660 मेगावाट की 2 इकाइयों के उत्पादन शुरू होने में हो रही देरी को पर निर्माण कर रही कंपनी दोसान के अधिकारियों और परियोजना तथा उत्पादन निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक अनावरत चली बैठक एक बिंदु पर चर्चा की गई है और लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 जून को 660 मेगावाट की एक इकाई का उत्पादन शुरू हो जाएगा। पिछले लगभग 1.5 महीने से एम देवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओबरा परियोजना के निर्माण पर निगरानी रख रहे थे। देखिए, आपको बताते चले कि विद्युत उत्पादन को लेकर लगातार योगी सरकार काम कर रही है, जिससे देखिए प्रदेश में गर्मी का मौसम है, लगातार लोगों को सहूलियत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा विद्युत मिल सके और लोगों को किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए लगातार योगी सरकार काम कर रही है। अगर हम बात करें कि विद्युत घटनाओं को रोकने और उपभोक्ता सेवा बेहतर बनाने के लिए भी लगातार योगी सरकार काम कर रही है। इसके लिए लगातार पावर कारपोरेशन अपने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे रहा है, जिससे बिजली उपकरणों एवं लाइनों आदि के अनुरक्षण कार्यों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज का साफ तौर पर कहना है कि कारपोरेशन में कार्यरत प्रत्येक कर्मिक का जीवन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्घटनाओं और असावधानियों के कारण ही लगातार प्रदेश भर में दुर्घटनाएं सामने आती हैं। इसको लेकर लगातार जो है कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विद्युत शक्तियों को भी बिल जमा करने और मीटर रीडिंग का प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। जी ऋषभ, अगर ये विद्युत परियोजनाएं शुरू होती है तो प्रदेश में जो कमी बिजली की इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और आगे आगे गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी अगले 2 से 3 महीने में, तो ऐसे में अगर ये परियोजनाएं जल्द शुरू होती है तो बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी पूर्ण रूप से? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले, कहीं कोई इसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए कि कम बिजली उत्पादन हो रहा है, या इसके लिए लगातार योगी सरकार काम भी कर रही है। यदि ये 2 इकाइयों की बात कर ली जाए तो लगभग 28,660 मेगावाट बिजली उत्पादन हो सकेगा, जिससे कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली की कमी है उसको सुदृढ़ करने, उसको पूरा करने की कवायद शुरू की जा सकती है। जी, कब तक इसे शुरू किया जा सकता है, क्योंकि लगभग 660 मेगावाट की एक इकाई है जिसका उत्पादन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, कब तक ये शुरू हो जाएगा? देखिए, ये लगातार इसके लिए योगी आदित्यनाथ स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इस पर जो है नजर बनाए हुए हैं। कहा जा सकता है कि लगभग ये 30 जून तक 660 मेगावाट की एक इकाई का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही दूसरी इकाई पर भी जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसको भी शुरू करने का खास किया। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य की महान विरासत से जोड़ने के लिए भगवंत मान सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुए यह फैसला किया है कि गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों को वेकेशन वर्क के साथ साथ कल्चर और पंजाबी भाषा से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ये बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल में 1ली से 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को हर दिन पंजाबी का एक शब्द ढूंढकर याद करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह सभी स्कूलों के 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी देसी महीनों के नाम और पंजाबी शब्दों के साथ देसी महीनों का ऋतुओं से संबंध भी याद रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। बैंस ने कहा कि प्री नर्सरी के बच्चों को छुट्टियों के दौरान शारीरिक गतिविधि, शरीर की स्वच्छता
रास्ता ढूंढने और आपसी जान पहचान के बारे में होमवर्क दिया गया है, जबकि पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को नैतिक मूल्यों, रिश्तेदारों के साथ संबंध, घरेलू इस्तेमाल के सामान की चीजों के नए और पुराने नाम से अवगत होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, पंजाब सरकार जो है वो लगातार बच्चों को पंजाब की विरासत से जोड़ने का प्रयास कर रही है और यही वजह है कि अब स्कूलों में, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हो गई है, तो बच्चों को होमवर्क दिया गया है जिसमें पंजाबी की भाषा से बच्चों को जोड़ा जा सके। जी बिल्कुल मुस्कान, अगर देखा जाए तो पंजाब में ये पहली बार हुआ है कि गर्मियों की छुट्टियों में जो सरकारी स्कूलों में है वो पंजाबी के शब्द ढूंढने की और देसी महीने जो है पंजाब में उसको याद करने की बात जो है चली है। हालांकि अभी तक जो है देखा गया है पंजाब में ऐसे की कोई भी गतिविधियां जो है पंजाब स्कूल में नहीं चलती हुई नजर आई थी, जिसके चलते जोशिक बैस ने बताया, शिक्षा मंत्री ने बताया है कि पहली से लेकर अगर 8वीं तक की बात की जाए, 8वीं तक की कक्षा की बात की जाए तो विद्यार्थी को रोजाना जो है पंजाबी का एक शब्द खोजना होगा और उसे याद करना होगा। हालांकि ये जो है शब्द एक महीना जो है याद करने पड़ेंगे, रोज एक नया शब्द याद करना पड़ेगा। 8वीं से और 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्र जो है उनके साथ साथ देसी महीने भी याद करेंगे। हालांकि पहली से चौथी की बात तक जो है बच्चे जो है वो जरूर एक शब्द खोजते हुए नजर आएगी और 5वीं से 8वीं कक्षा की बात करें तो देसी महीने जो है 12 महीने जो है पंजाब में है उसको खोजेगी और याद करेंगे और लुप्त हो रहे पंजाबी के शब्द को खोजेंगे, उनके साथ अर्थ समझकर विरासत विकसित करने के नई पीढ़ी पुरानी संस्कृति से जोड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात जो है पंजाब के शिक्षा मंत्री जोशिक बैस ने कही है। इसके चलते पंजाब स्कूल उन लोग के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वह पंजाब की पुरानी नामों से जुड़ेगी और घर पे जो सामान पड़ा होता है पंजाबी में उसको पढ़ाने समय में क्या कहा जाता था वो सब कुछ जो है याद करती नजर आएगी। जी, गर्मियों की छुट्टियां हैं और गर्मियों की छुट्टियों में मौज मस्ती के साथ साथ बच्चे ये काम कर पाएंगे। किस तरीके से ये जो होमवर्क दिया गया है उसके बाद क्या सुनिश्चित किया गया है कि कैसे बच्चे ये पढ़ाई कर पाएंगे? क्या उनको कोई टीचर ये सिखाएगा या सब पेरेंट्स पर छोड़ा गया है? देखिए, पेरेंट्स जो है वो घर पे जो सिखाते हुए नजर आएगा। अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स भी कहीं ना कहीं इनको जो है हेल्प जो करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर प्री नर्सरी की बात की जाए तो प्री नर्सरी में भी बच्चों को छुट्टियों के दौरान शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक स्वच्छता और रास्ता ढूंढने और आपसी जान पहचान के बारे में जो है होमवर्क दिया गया है। जबकि पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को नैतिक मूल्य, रिश्तेदारों के साथ संबंध, घरेलू इस्तेमाल और सामान की चीजों के नए और पुराने का नाम के अवगत होने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात जो पंजाब के स्कूलों में इस बार छुट्टियां मनाते हुए नजर आएगी। जी, एक सबसे अहम बात जो है वो यहाँ रखी गई है कि शरीर की स्वच्छता और आपसी जान पहचान के बारे में होमवर्क बच्चों को दिया गया है। यानी कि अपनों और परायों में फर्क कैसे किया जाए ये बच्चों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और ये पंजाब सरकार ने होमवर्क के जरिए करना शुरू किया है। जी बिल्कुल, अगर प्री नर्सरी के बच्चों की बात कर ले तो जरूर ये होमवर्क जो है स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से जो बच्चों को दिया गया है और अपने और पढ़ाई की पहचान जो है वो करने की जरूर बात इसमें सामने आ रही है। जिसमें लगातार देखा जाए बच्चे शारीरिक गतिविधियां करते हुए नजर आएंगे, शरीर को स्वच्छ कैसे रखना है वो रखते हुए नजर आएंगे और घर का रास्ता या किसी और जाने का रास्ता जो है ढूंढते हुए नजर आएंगे और लोगों से जान पहचान करेंगे। तो ये जो है रिश्तेदारों के साथ संबंध कैसे रखने हैं, घरेलू इस्तेमाल होने वाले सामान को कैसे जो है पुराने नाम याद करने हैं, वो सब चीजें जो है अब पंजाब स्कूल, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो याद करते हुए नजर आएंगे और समझते हुए नजर आएंगे कैसे लोगों के साथ बात करनी है और कैसे रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना है।
संदीप, आज के समय में वो समय है जब बच्चे अंग्रेजी महीनों के नाम याद रखते हैं और लगभग अंग्रेजी का क्रेज बहुत ज्यादा बच्चों में बढ़ गया है। ऐसे समय में पंजाब सरकार ने ये रास्ता निकाला है कि देसी महीने और पंजाबी के शब्दों को बच्चों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। देसी जो महीने हैं वो याद करवाने की कवायद पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई है। इसको लेकर अध्यापकों का साथ ही साथ बच्चों के अभिभावकों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए बच्चों के माता पिता की बात कर ले तो जरूर इसको अप्रिशिएट करते हुए नजर आए, क्योंकि देखा यह भी गया है कि नए समय में पुरातन जो महीने हैं, साल के महीने हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे या जो नई पीढ़ी है वो बोलती हुई नजर आ रही है। अगर घर में बुजुर्ग है तो उनको जरूर याद है, या बड़े जो है उनको जरूर याद है, और बच्चों को कहीं ना कहीं ये जो महीने हैं याद ही नहीं, और उनको ये भी नहीं पता कि पंजाब में जो देसी महीना है, देसी साल है, वो कब जो है वो चढ़ता है। हालांकि अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी का ये तो पता है कि जनवरी को चढ़ता है, पर देसी महीना अगर मार्च अप्रैल की बात करें तो उस समय जो है पंजाब में चढ़ता है, और देसी साल जो है शुरू होता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो ये चीजें नहीं पता है, और ये चीजों को पता करने के लिए और उनको बताने के लिए कि पंजाब में जो है देसी साल कब चढ़ता है, वो भी बच्चों को शिक्षित करते हुए नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के परिवहन मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों के तहत गठित किए गए मिनिस्टर्स फ्लाइंग स्क्वाड ने सरकारी बसों के डीजल और टिकट चोरी सहित 5 मामले रिपोर्ट किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गंगानगर के बस स्टैंड पर बीती रात चेकिंग के दौरान पंजाब रोडवेज चंडीगढ़ की बस से करीब 20 लीटर डीजल चोरी करते ड्राइवर अरविंदर सिंह को रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसी तरह नाहन में चेकिंग के दौरान तरनतारण डिपो की बस के कंडक्टर हरपाल सिंह को टिकट चोरी के मामले में रिपोर्ट किया गया है। उसने यात्रियों से 98 रुपए लिए लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। सरहिंद पुल पर चेकिंग के दौरान मुगा डिपो की बस को निर्धारित रूट से अन्य रूट पर चलने के लिए रिपोर्ट किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके अलावा बस चलाते समय मोबाइल फोन सुनने के मामले में भी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार ये साफ सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से बसों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, बस चालकों की लापरवाही से जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें कमी आई। और यही वजह है कि खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर माफ कीजिएगा जो परिवहन मंत्री हैं लालजीत सिंह भुल्लर, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पर मिनिस्टर्स फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है, जिसमें सरकारी बसों से डीजल चोरी और टिकट चोरी सहित 5 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने खुद ये जानकारी दी है कि किस तरीके के मामले दर्ज किए गए हैं, और ये मामले साफ तौर पर किसी भी तरीके से किसी अनहोनी से बचने के लिए ये मामले दर्ज किए गए हैं और तमाम जो ड्राइवर हैं उनको समझाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से पंजाब के जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मिनिस्टर स्क्वाड जो है वो अब पूरे तरीके से निगरानी रखेगी कि किस तरीके से बसेस चल रही हैं, और बसेस में अगर चोरी हो रही है या कोई भी दुर्घटना से बचने के लिए जो भी एहतियात है वो कदम उठाने के लिए कहा गया है, और इसके तहत 5 मामले दर्ज किए गए। बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री लाल सिंह जो भुल्लर है, उन्होंने जो है एक जो है मंत्रिमंडल जो है तैयार किया है, जो कि अक्सर जो है देखने को मिलता था कि अगर रोडवेज, पंजाब रोडवेज की अगर बात की जाए खास तौर पे, तो आपको देखने को मिलता था कि जो बस ड्राइवर हैं वो फोन पे बात करते थे और डीजल की चोरी जो है अक्सर देखने को मिलती थी, और टिकट जो है वो काट देते थे और मगर पैसे ले लेते थे मगर टिकट नहीं काटते थे। तो इस तरह के घोटाले जो है सामने आ रहे थे, शिकायतें जो थी सरकार को मिल रही थी, उसके चलते जो है एक संगठन बनाया गया और जो है पूरी इस पे जो है कार्रवाई जो है
पूरी निगरानी रखेगा। और हालांकि एक ताजा मामला जो है श्री गंगानगर के सामने आया है, अगर हिमाचल का भी एक जो है सामने आया है कि पंजाब रोडवेज की बस थी, उसमें से 20 लीटर जो है तेल निकाला जाता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यात्री से जो है पैसे ले लिए जाते हैं मगर उसको टिकट नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पंजाब सरकार ने जो है नकेल जो है कस ली है, खासकर बस ड्राइवरों के ऊपर, क्योंकि अक्सर जो है धांधली जो है देखने को मिलती थी बस ड्राइवरों की। जिस तरीके से बस ड्राइवर्स की धांधली देखने को मिलती है, साथ ही साथ लापरवाही ये देखने को मिलती है कि बस ड्राइवर जब बस चला रहे होते हैं तो कई बार फोन पर बात कर रहे हैं, फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके के मामले भी दर्ज किए गए हैं। देखने की बात है कि अक्सर देखने को मिलता था कि रोड पे अगर आप जिस तरह से पंजाब रोड पे इसकी बात की जाए या किसी भी अगर बस ड्राइवर्स की बात की जाए तो देखने को मिलता था कि फोन पे बात कर रहे हैं और वो अपनी साथ में ड्राइविंग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हादसे को जो है नोती जो थे वो जो है दे रहे थे, मगर कहीं ना कहीं जो है पंजाब सरकार ने नकेल कस दिया, मामले भी दर्ज किए हैं कि अब कोई भी जो है और सख्त जो है हिदायतें जो है पंजाब सरकार द्वारा जो है दे दी गई है कि अगर कोई ड्राइवर फोन पे बात करता है या अगर कोई कंडक्टर जो है पैसे ले लेता है और टिकट नहीं देता है तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अमित, जिस तरीके से कार्रवाई की बात तो की गई है, लेकिन जो एक्शन लिया गया है, ये 5 मामले दर्ज किए गए हैं, इसमें आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी ये समझना भी जरूरी है। ये जो मामले दर्ज किए गए हैं, क्या इसमें किसी को अरेस्ट किया गया है, किस तरीके की कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। अभी इनको जो है जो ड्राइवर जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, और सख्त कहा गया है कि अगर फर्दर अगर जो है अगर फिर से अगर ये दोबारा से जब इनको बहाल किया जाएगा या अगर कोई इस तरह का और भी मामला आता है तो टर्मिनेट भी उनको किया जा सकता है, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है जब वो बस चला रहे होते हैं तो बस की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है और सड़क पे जो है बड़ा हादसा हो सकता है कि अगर कोई आगे आ जाए, क्योंकि अक्सर देखने को भी मिलता है कि बस की अक्सर एक्सीडेंट अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के लापरवाहियों की वजह से ही हादसे होते हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नैनीताल जिले की नवनियुक्त डीएम वंदना सिंह अधिकारियों के साथ हल्द्वानी की सड़कों पर उतरी और भविष्य में हल्द्वानी की सड़कों पर बनने वाले फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण को लेकर अधिकारियों से जानकारी हासिल की। इस दौरान डीएम ने कहा कि हल्द्वानी शहर में सबसे अधिक जाम और जलभराव की समस्या बनी रहती है। इसको देखते हुए लॉन्ग टाइम प्लान तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण करते हुए करीब जाम से लगने वाले 22 पॉइंट को चिन्हित किया गया है, जहां पर सड़कों पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। 3 पानी से लेकर मंडी तक चौड़ीकरण होनी है। इसके अलावा फ्लाईओवर भी प्रस्तावित है और उन्होंने कहा कि जलभराव और सड़क पर लगने वाले जाम के समाधान के लिए सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सर्वे को भी निर्देशित कर दिया गया है। डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद इन योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामपुर रोड पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको देखते हुए वहां पर सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे कि जाम की स्थिति से निजात पाया जा सके। इन सभी कार्य योजनाओं पर कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिससे कि अधिकारी काम में तेजी लाएं। इसके अलावा शहर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी सामने आती है। इसको देखते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार करें, जिससे कि शहर में होने वाले जलभराव को कम किया जा सके। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मानसून से पहले शहर में होने वाले जलभराव की स्थिति को व्यवस्थित करें। तो आपको बता दें कि मानसून नजदीक है, मानसून आने वाला है और इसको लेकर नैनीताल जिले की नवनियुक्त डीएम वंदना सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। खुद वंदना सिंह सड़कों पर उतरी और तमाम तरह का जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान उन्होंने सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर को लेकर तमाम जानकारी हासिल की कि किस तरीके की स्थिति इस समय सड़कों पर बनी है, ये उन्होंने जानकारी हासिल की। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे अधिक जाम और जलभराव की समस्या नैनीताल की सड़कों पर देखने को मिलती है और इसी से निजात पाने के लिए फ्लाईओवर बनाने का भी उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर उन्होंने 22 पॉइंट को चिन्हित किया है, जहां पर जाम की स्थिति बनती है। जाम की स्थिति के लिए इन 22 पॉइंट पर
फ्लाईओवर या सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे कि जाम की स्थिति से आम जनता को निजात मिल सके, क्योंकि आने वाले समय में गर्मियां और ज्यादा होने वाली है, मानसून की स्थिति आने वाली है, बारिश आती है तो जलभराव की समस्या, और बारिश नहीं आती है तो धूप में लोगों को जाम में खड़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी होती है। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए नवनियुक्त डीएम वंदना सिंह ने सड़कों पर उतरकर अधिकारियों के साथ तमाम स्थिति का जायजा लिया, और इसी के साथ ही उन्होंने पूरा एक लॉन्ग टाइम प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए वो जाम की स्थिति से लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ जलभराव की स्थिति से भी निपटने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से खुद डीएम वंदना सिंह सड़कों पर उतरी और सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर के निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ क्या कुछ स्थितियां हैं वो तराशने के लिए भी उन्होंने तमाम जानकारी हासिल की? बिल्कुल, जो नैनीताल जिले की नवनियुक्त यहाँ पर जो डीएम है वंदना सिंह, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक्शन लगातार किया जा रहा है, और शुरुआती चरणों में वो लगातार हल्द्वानी की उन सड़कों पे निकल रही हैं, उन जगहों पे जा रही हैं जहाँ लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबे समय से दिक्कतें हैं, क्योंकि फीडबैक उन्होंने हल्द्वानी का लिया होगा कि क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, क्योंकि कुमाऊं का मुख्य द्वार है और हल्द्वानी को बेहतर बनाना कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उसी के तहत यहाँ पर लगातार जो डीएम वंदना सिंह है उनके द्वारा कुछ सड़कों पर जाकर के मौका मुआयना किया गया और एक स्थिति को यहाँ पर तैयार किया गया है कि जहाँ पर जाम लगते हैं, करीब 22 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। उनका निर्देशित किया गया है सभी अधिकारियों को कि जो यहाँ पर फ्लाईओवर बनने हैं, जो रिंग रोड बननी है, उसको लेकर के किस प्रकार से काम होना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और जल्द से जल्द जाम से निजात मिले शहर को, क्योंकि लगातार जो हल्द्वानी के अंदर जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है। रोडों की स्थिति किस प्रकार से यहाँ पर है और अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या हल्द्वानी के अंदर है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए एक खाका तैयार करने की बात उनकी तरफ से की गई है, और क्योंकि मानसून सीजन अभी आने में समय है और मानसून सीजन आने के बाद हल्द्वानी की सड़कें या बारिश के बाद यहाँ पर तालाब का रूप ले लेती है, तो जल भराव ज्यादा ना हो और उसको जो पानी की निकासी है वो सही प्रकार से हो जाए। हालांकि उसके लिए काम किया गया, लेकिन ये काम लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि किसी प्रकार से काम किया जाए, लेकिन उस गति से काम हो नहीं पाता है। नगर निगम लगातार विफल रहता है इन सभी चीजों को लेकर के। उस पर कहीं ना कहीं जिला अधिकारी की तरफ से कार्य करने की बात की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जाए और हल्द्वानी में जाम की जो स्थिति है और जो जल भराव की स्थिति रहती है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कारगर जो है कदम उठाए जाए। अमित, जिस तरीके से खुद तमाम चीजों का जायजा लिया है वंदना सिंह ने और साफ तौर पर संभावनाओं को तराशा है कि किस तरीके से क्या कार्य कहाँ हो सकता है, इसके बाद उन्होंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जाएगा। किस तरीके का ये प्लान होगा, इसके बारे में जानकारी बताएं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जिलाधिकारी वंदना सिंह खुद सड़कों पे उतरी हैं और पूरा जायजा लिया है यहाँ पर उन जगहों पे जाकर के जहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। हल्द्वानी के अंदर जो रामपुर रोड का जो एरिया है वहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। मुखानी का जो क्षेत्र है वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। कालुंगी का जो क्षेत्र, जो कालुंगी जाने के लिए जो रास्ता है कालुंगी रोड पे, वहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। शहर के बीच में लगातार जाम की स्थिति से निपटने के लिए किस प्रकार से कार्य कदम उठा जाए, और जो यहाँ पर फ्लाईओवर लगातार बनने की मांग जो लंबे समय से उठ रही है, क्योंकि जो रोडें हैं उनका जो यहाँ पर उनका चौड़ीकरण होना है और उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं काम हो सकता है, क्योंकि लगातार अतिक्रमण जो है रोडों तक फैल चुका है, उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और एक लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनने की बात लगातार की जा रही है। फ्लाईओवर कैसे बनेगा, किस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाएगा, जो रोडों के किनारे में जो अतिक्रमण है उसको कैसे हटाया जाएगा, इन सभी को लेकर के एक कारगर कदम उठाने की जरूरत है और ये कारगर कदम जल्दी उठाए जाएंगे। उनकी तरफ से ये आश्वासन भी दिया गया है मीडिया कर्मियों को। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो काम होने हैं हल्द्वानी के अंदर, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा हल्द्वानी के अंदर है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, यहाँ से ही जो है कुमाऊं के लिए प्रवेश किया जाता है, पहाड़ों के लिए जाया जाता है।
तो भीड़ अत्यधिक होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से यहाँ पर जो बस अड्डे को लेकर के जो चीजें हैं, क्योंकि शहर के बीच में बस अड्डा बनने के कारण जो यहाँ पर जो रोडें हैं वो ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जो है उससे दिक्कतें होती हैं। उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की बात जरूर की गई है, लेकिन इस पे काम करने की आवश्यकता है, ये बात जिलाधिकारी जानती है। और उस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर के प्लान लगातार तैयार किया जा रहा है। अमित, सड़क चौड़ीकरण को भी संभावनाएं तराशी गई है और जाम के साथ साथ जल जमाव की स्थिति बहुत ज्यादा हल्द्वानी में देखने को मिलती है, नैनीताल की सड़कों पर देखने को मिलती है। मॉनसून आने वाला है, गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है। जिस तरीके से अगर बारिश होगी तो जल जमाव होगा, उससे निपटने के लिए क्या कुछ निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं डीएम द्वारा? देखिए, क्योंकि हल्द्वानी की जो सड़कें हैं वो अपनी एक सीमित एरिया के अंदर है और लगातार यहाँ पर निकासी की दिक्कतें काफी लंबे समय से बनती है। हम लोग हर साल मानसून सीजन में सड़कों की स्थिति का लगातार जायजा लेते हैं और दिखाते आए हैं जनता को भी कि लगातार जो दिक्कतें हैं, लगातार जनता परेशान रहती है, क्योंकि जो हल्की सी बारिश में भी यहाँ रोड है वो तालाब का रूप ले लेती है, निकासी नहीं हो पाती है। इस निकासी को कैसे किया जाए और अधिकारियों को इसका निर्देश दिया गया। सिंचाई विभाग यहाँ पर जो बात की जाए, जो अधिकारी हैं उनको निर्देश किया गया है कि इसका एक उपाय निकाला जाए, क्योंकि जो रोडें हैं वो लगातार लबालब पानी से भर जाती है बारिश के दौरान। तो उस पे कैसे काम होना है, किस प्रकार से निकासी होनी है, इसको लेकर के एक कार्य योजना कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा तैयार की जानी है। और मानसून सीजन क्योंकि आ सकता है जल्द, उसके बाद उसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है वंदना सिंह की तरफ से कि जो यहाँ पर जाम की स्थिति है उससे भी निजात कहीं ना कहीं शहरवासियों को मिले, और जो जल भराव की स्थिति से जो लगातार लोग परेशान होते हैं बारिश के दौरान, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक की जा सके। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में राज्य सचिवालय में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल में अब बिजली परियोजना को स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों ने यह तय समय पर एनओसी नहीं दी है तो उसे स्वीकृत माना जाएगा। उन्होंने वाटर सेस की मात्रा निर्धारित करने को एसोसिएशन से प्रस्ताव भी मांगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाने का ऐलान भी किया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अभी समस्याओं को दूर कर उनकी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ बैठक की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और एनओसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ एक बैठक पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की और तमाम तरह की जो उनको दिक्कतें आ रही हैं हिमाचल में, तो उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई और सरकार उनसे क्या चाहती है इस पर भी चर्चा हुई। और बिजली परियोजनाओं की तरफ से बताया गया कि जब वो अपने जो परियोजना है वो स्थापित करते हैं तो जो संबंधित ग्राम पंचायतें होती है एनओसी नहीं देती है, तो उसके कारण जो है उन्हें काफी वक्त लग जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बात कही है, बड़ा एक फैसला दिया है कि हिमाचल में अब जो बिजली परियोजनाएं हैं अगर वो स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतें समय पर एनओसी नहीं देती है, जो तय सीमा है उसके अंदर एनओसी नहीं देती है, तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने एक जो ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाने का भी ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं उनको दूर कर उनकी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए हर संभव जो सहयोग है वो हिमाचल की सरकार देगी। और इस दौरान उन्होंने जो वाटर सेस हिमाचल सरकार ने लाया है उसकी भी कितनी मात्रा होनी चाहिए, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा पिछली बैठक में की गई है। और एसोसिएशन की तरफ से भी उन्हें जो है वो आश्वासन मिला है कि हिमाचल के लिए जो है हिमाचल प्रदेश में जो बिजली वो परियोजनाएं चला रहे हैं उनसे जो जितना हित हिमाचल का हो सकता है आर्थिक तौर पर वो उसको पॉसिबल बनाने की वो कोशिश करेंगे। और जो वाटर सेस सरकार लेकर आई है उस पर भी जो है विचार किया जाएगा कि उसको किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जी
इसके साथ ही ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाने का जो ऐलान है वो किया है। ओपन हाइड्रो पॉलिसी किस तरीके से प्रदेश में आ सकती है और अगर आती है तो किस तरीके की सुविधाएं लोगों के लिए होगी? जी देखिए, अभी अगर ओपन हाइड्रो पॉलिसी यहाँ पर आती है तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हिमाचल ने आने वाले दिनों में रखा है, उसकी स्थापना के लिए जो पवन ऊर्जा है उसका भी अध्ययन किया जा रहा है और विभिन्न तरह के जो ट्रांसमिशन लाइन्स है और रॉयल्टी वार्षिक आधार पर जो रॉयल्टी है 12, 18 और 30% पर विचार करने पर जो है विचार कर रही है हिमाचल सरकार। और इसके लिए विद्युत नियामक आयोग को भी जो है वो दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के अलावा जल विद्युत जो परियोजना है वो प्रदेश के राजस्व का मुख्य स्रोत है। ऐसे में जो ओपन हाइड्रो पॉलिसी आती है तो वो उसमें जो है तमाम तरह की जो परियोजनाएं पहले से भी चल रही हैं और जो अभी आने वाले दिनों में स्थापित होंगी उनको लेकर जो है विस्तृत एक उसमें नीति बनाई जाएगी और उससे ये एक निश्चित किया जाएगा कि जो यहाँ पे वाटर परियोजनाएं हैं, जो रॉयल्टी से लेके तमाम तरह की जो चीजें हैं जो हिमाचल को जो आर्थिक तौर पे एक हेल्प मिल सकती है उनसे, उसके ऊपर रखा जाएगा। और दूसरा ये है कि जो वाटर परियोजनाओं के लिए जितनी तमाम तरह की जो परमिशन की जरूरत होती है वो उनको बिना किसी दिक्कत के एक छत के नीचे मिल जाए ताकि उनको इस तरह की दिक्कतें ना हो। और ये जो फैसला ग्राम पंचायतों का भी लिया गया है कि अगर वो तय सीमा पर एनओसी नहीं देती है तो उसे संविधित माना जाएगा, ये भी इसी का एक पार्ट है। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो ओपन हाइड्रो पॉलिसी है उसके तहत जो सरकार है विद्युत उत्पादकों की सुविधा के लिए जो है नीति बनाएगी ताकि हिमाचल में जो है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनको आने वाले दिनों में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उनकी तरफ से भी जो प्रदेश को जो है आर्थिक तौर पर एक जो हेल्प है वो मिल सके। जी, जिस तरीके से अलग अलग योजनाएं प्रदेश में लाई जा रही है, इसको लेकर कई समस्याएं इसके बीच है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आश्वासन दिया कि अगर किसी भी तरीके से कोई परियोजना के रूप में आर्थिक रूप से कोई भी दिक्कत सामने आती है तो सरकार उसमें पूरे तरीके से मदद करेगी। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो परियोजना यहाँ पे चल रही है अगर आर्थिक रूप से जो व्यवहार्य है उनको बनाने के लिए प्रदेश सरकार जो है हर संभव जो है सहयोग देगी और उसके लिए जो विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सभी मंजूरियां प्राप्त करने में भी सरकार सहयोग देगी। और इसी के तहत जो है अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ग्राम पंचायतों वाला एक फैसला लिया गया वो सबसे बड़ा एक जो देखने में आया है कि वाटर परियोजना जब ये स्थापित होती हैं तो जहाँ पे ये स्थापित होनी होती है जो संबंधित ग्राम पंचायतें होती है वो एनओसी नहीं देती है तो उसमें एक लंबा समय खिंच जाता है और उससे जो है वाटर परियोजनाओं की जो लागत है वो बढ़ जाती है। ऐसे में ये जो उत्पादन लागत है जो निर्माण की जो लागत है उसको कम करने के लिए एक बड़ा फैसला इसको आप कह सकते हैं। और उसके अलावा भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम तरह का आश्वासन दिया है और कहा है कि जो तमाम तरह की जो चीजें हैं जो विद्युत परियोजनाओं को हेल्प कर सकती है हिमाचल में वो सारी चीजें जो है हिमाचल सरकार करेगी और विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और इन परियोजनाओं पर हिमाचल प्रदेश सरकार को भी लाभ मिल सके, लोगों को लाभ मिल सके। उसके तहत जो है जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है हिमाचल में उसको बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है क्योंकि अभी जो फिलहाल जितना विद्युत उत्पादन हिमाचल में हो रहा है वो बहुत कम है और उन्होंने कहा कि संभावनाएं बहुत ज्यादा है विद्युत उत्पादन की तो उसका जो लक्ष्य है वो बढ़ाया गया है। और आने वाले दिनों में जब हाइड्रो पॉलिसी लेकर हिमाचल सरकार आएगी तो उससे निश्चित तौर पर जो यहाँ पे विद्युत उत्पादन को लेकर जो परियोजनाएं चल रही हैं और आएंगी जो परियोजनाएं उनको एक बड़ी हेल्प सरकार की तरफ से मिल सकती है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के रामलीला मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम हमारे दिलों में हैं, हमारे जीवन में हैं। राम नाम का रस ही ऐसा है, जितना सुनिएगा, जितना मनन करिएगा, राम रस की प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। हमारे राम कौशल्या के राम, वनवासी राम, शबरी के राम, हमारे भांचा राम और हम सबके राम हैं। 3 दिनों तक चले इस महोत्सव में रायगढ़
राममयगढ़ हो गया है। इस महोत्सव में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तीनों दिन तक पंडाल खचाखच भरा रहा। बड़ी संख्या में पड़ोसी राज्यों से भी इस महोत्सव में शामिल होने के लिए मेहमान आए। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिससे भी मिले सभी दोहे और चौपाई गुनगुनाते मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रूप में किया गया है, लेकिन कंबोडिया, इंडोनेशिया के रामायण दलों के आने से इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन जो था उसका समापन हो गया है, समापन अवसर पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत की और संबोधन दिया। इस दौरान कई बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई। निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। इस दौरान अरण्य कांड पर आयोजित जो प्रतियोगिता है उसमें प्रथम स्थान कर्नाटक के दल ने प्राप्त किया है। जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहा है, विश्व रिकॉर्ड भी इसमें दर्ज किया गया है। बता दें कि राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा जो ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया था उसमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड अरण्य कांड पर सबसे ज्यादा समय तक 3 दिनों तक लगातार 765 मिनट तक ये अरण्य कांड का मंचन करने पर बना है। वही करीबन बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों और 2 विदेशी दलों के साथ 17 दलों ने 375 कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें राज्य के संस्कृति विभाग को मोस्ट स्टेज आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑन अरण्य कांड का रिकॉर्ड प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा कलाकार और देर तक चलने वाले कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल जब कुमार विश्वास को सुन रहे थे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुनते सुनते उनके आंख भी नम हो गए थे। ये भी तस्वीर हमको देखने मिला। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रभु श्री राम हम सबके दिल में है, हमारे जीवन में है। राम नाम का रस ही ऐसा है जितना सुनिएगा, जितना मनन करिएगा, राम रस की प्यास उतनी बढ़ती जाएगी। बता दें कि अगले साल इस कार्यक्रम को लेकर और भी तैयारी की जाएगी। इस तरीके से ये जो कार्यक्रम कारवा अब चल पड़ा है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का, वो आने वाले समय में देखने मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर कहे हैं ये राष्ट्रीय में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। इसमें कंबोडिया और इंडोनेशिया के रामायण दलों ने भी अपना रामायण की स्वरूप देखने मिला। बड़ा कार्यक्रम देखने मिला। जी टिकेश, जिस तरीके से ये 3 दिवसीय रामायण महोत्सव आयोजन हुआ, इसका समापन हो चुका है और 3 दिन तक भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे, जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे। किस तरीके से ये पूरा 3 दिवसीय महोत्सव रहा? शुरू से लेकर बात करें तो 1 जून करके 3 जून तक ये कार्यक्रम चला और इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो मंत्रिमंडल है, विधायक है, कांग्रेस के नेता हो या फिर आसपास के तमाम वरिष्ठ लोग पहुंचे हुए थे। और लगातार जिस तरीके से हमने जो तस्वीर बार बार एनबी न्यूज के माध्यम से इस पूरे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की तस्वीर हमने दिखाया और इससे साफ झलक रहा था कि जिस तरीके से लोगों का जो हुजूम इस कार्यक्रम को लेकर, सुनने को लेकर, देखने को लेकर मिल रहे थे। अगर पंडाल के बाहर की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग थे और लोगों का खचाखच भीड़ हमको देखने मिला। बात की जाए तो जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहा है और आज कल जो समापन हुआ है उसमें जिस तरीके से लोगों का रुझान देखने मिला है, उत्साह देखने मिला है, काफी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सराहनीय है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबको इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है जो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हिस्सेदारी दिए हैं। तो एक भव्य आयोजन, आने वाले समय में इसको भव्यता और भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर अपने भाषण में कहा है कि प्रदेश के सभी नदियों के संरक्षण के लिए अलग से प्राधिकरण बनाया जाएगा। बात करें कल केलो नदी का महाआरती किया गया और संकल्प लिया गया कि नदियों के संरक्षण के लिए सरकार लगातार सतत काम करेंगे और इसमें रायगढ़ की जनता की भी सहभागिता बनी रहेगी। जी ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाविकास अघाड़ी के 2 बड़े नेता संजय राउत और अजित पवार में एक बार फिर से ठन गई है। इस बार वजह है संजय राउत की वो आपत्तिजनक हरकत जिसकी वजह से शिवसेना को लगातार शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम सुनने के बाद जमीन पर थूक दिया था। संजय राउत की इस गंदी हरकत पर जब पत्रकारों ने अजित पवार से सवाल पूछा तब अजित दादा ने संजय राउत को सलाह देते हुए कहा
कि हमारे महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, परंपरा है, इतिहास है। इस राज्य के बड़े नेता यशवंत चौहान ने हमें राजनीतिक संस्कृति दी है और सभी को इस संस्कृति का पालन करना चाहिए। अजित पवार की इस सलाह पर जब पत्रकारों ने संजय राउत से सवाल पूछा, तब अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय संजय राउत ने अजित पवार को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। संजय राउत ने कहा कि बांध में पेशाब करने से तो बेहतर है थूकना। संयम हर किसी को बरतना चाहिए, लेकिन जिसने भोगा है, लेकिन हम भोगने के लिए भी जमीन पर अड़े हुए हैं, कहीं भागे नहीं हैं। तो आपको बता दें कि संजय राउत और अजीत पवार के बीच एक बार फिर से ठन गई है। दोनों नेता महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता हैं और दोनों के नेताओं के बीच एक बार फिर से वाद विवाद शुरू हो गया है। संजय राउत ने जिस तरीके की हरकत की, उसके बाद अजीत पवार उनसे निराश दिखाई दिए। आपको बता दें कि संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम सुनते ही जमीन पर थूक दिया था। इस पर जब सवाल पूछा गया अजीत पवार से, तब उन्होंने संजय राउत को सलाह दी और सीधे तौर पर कहा कि हमें संस्कृति महाराष्ट्र की मिली है, राजनीति जो है वो राजनीतिक संस्कृति हमें यशवंत चौहान से मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से संजय राउत और अजीत पवार में एक बार फिर से ठन गई है और फिर से दोनों नेताओं में विवाद देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, संजय राउत और एनसीपी के बड़े नेता अजीत दादा पवार के बीच एक बार फिर से ठन गई है। ऐसा माना जा रहा है कि संजय राउत ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री एक का नाम सुना, उसके बाद उन्होंने तुरंत कर दिया और उसके बाद जो है पूरा मामला करवाया और लगातार विपक्ष हमलावर हो गया। कई बार देखा गया कि श्रीकांत शिंदे जिसके कई नेताओं ने संजय राउत के खिलाफ जो है धरने आंदोलन किए, संजय राउत की तस्वीर पर पूछा गया। इस तरह जो बातें मुंबई में देखने को मिली और लेकिन इस पर एनसीपी नेता अजीत पवार ने नसीहत देते हुए संजय राउत को बताया कि हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति को स्वतंत्र चौहान ने जो सिखाया है वो संस्कृति हम अपनाते हैं। इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, जिस पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें 2013 का वो भाषण याद दिलाया जब अजीत दादा पवार ने सूखाग्रस्त इलाके में भाषण के दौरान कहा था कि अगर नहरों में पानी देखे तो क्या वो पेशाब करके देंगे। इस तरह की वक्तव्य उन्होंने दिया था। जिस तरीके से जो संजय राउत ने जो हरकत की, उसके बाद अजीत पवार जो है वो खासे नाराज उनसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब सलाह दी गई अजीत पवार द्वारा तो संजय राउत एक बार फिर से उन्हीं पर भड़कते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा कि हमने भोगा है और हम आगे अपनी बातों को रखने के लिए अभी भी जमीन पर अड़े हैं। बिल्कुल, देखिए संजय राउत की वजह से शिवसेना काफी मुश्किल में रहती है। इस बात से शिवसेना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संजय राउत ने जिस तरह से कल महाविकास अघाड़ी के बड़े अजीत दादा पवार के सवालों के जवाब में उनके खिलाफ ही तीखी प्रतिक्रिया दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी जलती है वही जानता है। ऐसे में हमें यह पता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2013 का भाषण याद दिलाते हुए अजीत दादा पवार को बताया कि हम वैसे नहीं है। अब ऐसे में हमारी स्थिति है, हमें अपनी संस्कृति और दोनों का मान है और हम अपनी संस्कृति को बखूबी जानते हैं। इस तरह के उन्हें कोई नसीहत न दे, इस तरह की बातें संजय राउत ने कही। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो हाल ही में देखा कि अजीत पवार वैसे ही एनसीपी से शायद निकलने की कोशिश में थे। बीच में अफवाहें जो सुनी गई कि संजय राउत माफ कीजिएगा अजीत पवार जो हैं वो पार्टी को छोड़ सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये बात सामने आई, उसके बाद जो उद्धव ठाकरे हैं वो देश से बाहर हैं और उसके बावजूद शरद पवार जो हैं वो एकनाथ शिंदे से मिलते हैं, तमाम तरह से वो उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद ये जो बात अब सामने आई है, ये जो वाद विवाद हो रहा है, क्या ये कहा जाए कि महाविकास अघाड़ी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है?
बिल्कुल, देखिए महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस में विवाद चल रहा है, कांग्रेस में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद उनमें विवाद चल रहा है, धरने आंदोलन चल रहा है। ऐसे में शिवसेना में जिस तरह से संजय राउत एक के बाद एक इस तरह के बयान देते हैं जिसमें आपसी मतभेद पैदा हो, खासकर अजीत दादा पवार जो बड़े नेताओं के की तरह जाने जाते हैं, ऐसे में अजीत दादा पवार के खिलाफ इस तरह का बयान देना जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल दर्शाता है। क्योंकि कई बार अटकलें भी लगाई गई कि अजीत दादा पवार कभी भी एनसीपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हर भाषण में यही कहा कि मरते दम तक वह एनसीपी के साथ रहेंगे। जिस तरह से शरद पवार ने भी कई बार अजीत दादा पवार को लेकर यह भी कहा कि वह स्वतंत्र है, वह कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता, वो अब बच्चे नहीं रहे। तो इस तरह की बातें अगर आती तो जाहिर तौर पर यह समझा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ऐसे में इस तरह का बयानबाजी करना संजय राउत का कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी को खतरे में डालने जैसा है। क्योंकि संजय राउत ने जिस तरह से अपना जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपत्तिजनक जताई, उस पर उन्हें माफी मांगने के बजाय वो अपने नेताओं के ऊपर इस तरह गलत का बयानबाजी कर रहा है, वो कहीं कहीं शिवसेना के लिए नुकसानदायक है और महाविकास आघाड़ी के लिए नुकसानदायक है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।